गुड मॉर्निंग 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का लेसन देखेंगे। 6th चैप्टर एम्पावरमेंट एंड वुमेन्स विकास सेक्शन। जो बचा हुआ है अपना लेसन वो देखेंगे बच्चों। अपना नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर। इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर्स मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला ईयर्स या तो वर्ष। इसमें दिया है बच्चों, द यूनाइटेड नेशन had declared 1975 as a international women's year. The three accepts of this program were peace, development and equality between men and women. In 1975, the government of India constituted the Committee on the Status of Women and appointed Dr. Fulreno Guha as its chairman. A comparative survey was conducted of several issues such as the social positions of women, their status, their consequences of the constitutional provisions made for women, as also educations of women and its percentage, their progress due to education difficulties faced by working women, the positions of women with respect to work, livelihood, their weights relative to men's weights, the female-male ratio, birth and mortality rates and the role of women। अभी इसमें देखिए बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मतलब द यूनाइटेड नेशन हैड डिक्लेयर, द यूनाइटेड नेशन ने संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1975 मतलब 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष ये घोषित किया था। शांति, विकास, स्त्री पुरुष, यह स्त्री सूत्री कार्यक्रम की इस तरह के ऐसे 3 सूत्री कार्यक्रम थे, शांति, विकास और स्त्री पुरुष समानता। इस साल में भारत सरकार ने वर्ष मतलब 1975 में डॉक्टर फुलरेनो गुहा इनकी अध्यक्षता में इस महिला आयोग का आयोजन किया था। स्त्रियों का सामाजिक स्थान, स्त्रियों के संदर्भ में संवेदनात्मक प्रावधानों के परिणाम, स्त्रियों की शिक्षा और उसका प्रतिष्ठित शिक्षा के फलस्वरूप उनका विकास, इसके साथ साथ नौकरी वाली महिलाएं, उनसे रिलेटेड रहने वाली समस्याएं, स्त्रियों को मिलने वाली रोज़गार, उसके संदर्भ में उनकी जो स्थिति है और उनको मिलने वाला उनसे पेमेंट, वेतन, पुरुषों के संदर्भ में स्त्री पुरुष अनुपात, जन्म मृत्यु दर, स्त्रियों के ऐसे रिलेटेड जो भी मुद्दे थे उनके ऐसे मुद्दों के आधार पर उन्होंने क्या किया था, मतलब डॉक्टर फुलरेनो गुहा ने सर्वे किया था या तो सर्वेक्षण किया था। टॉकिंग इनटू consideration this entire background, a statewide conference for women was held in 1975 organized by the State Mukti Sangharsh Samiti. Women from all walks of life rejoins participated in it. The Samiti published its manifesto in 1978. The policy of struggles against discriminations on the basis of gender, caste and varna was adopted. This gave rise to a collection of songs called Stree Mukti Ki Lalkar, a state play called Mulki Zali Ho by Jyoti Mahaswekar and Predikal Mukapatrak
called प्रेरक ललकारी, which become their mouthpieces, and other such programs in 1977. Groups like Stree Mukti Andolan Samiti, established by Saudamini Rao in Pune, Baiza, a fortunately as also Stray, Vanch, Maitrin and Stree. अन्याय विरोध मंच इन औरंगाबाद, महिला दक्षता समिति इन कोल्हापूर, महिला हक्क इन नाशिक and नारी प्रबोधन मंच in Latur were from. Anti-dowry protections committees were formed all over Maharashtra. A conference to protest against operations of women was organized in धुले सिटी. तो इस नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है बच्चों कि जो महिलाओं की इतनी सारी जो क्यूरीज थी, तो इतनी सारी परेशानी थी, उनसे रिलेटेड जो उन्होंने फुलरेनू ने जो मैडम डॉक्टर फुलरेनू गुहा ने जो सर्वेक्षण किया था, तो उनके बातों पे उन्होंने इन सारी बातों पे उन्होंने क्या किया था, इन सभी परिस्थितियों में सारे परिस्थितियों का सर्वेक्षण किया था। और जो महिलाओं से संबंधित ये सारी बातें थे, उनसे विचार करते समय महाराष्ट्र के वर्ष 1975 में स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति आयोजित की गई, और उनसे ही महिलाओं के लिए आयोजित राज्यव्यापी परिषद में सभी क्षेत्रों की महिलाओं ने सहभाग लिया। और 1978 में समिति का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ, और इस घोषणा पत्र में लिंग भेद, जाति भेद, ऐसे वर्ण भेद जैसे विषमतापूर्ण घटकों के विरुद्ध भी संघर्ष का प्रारंभ हुआ। इसी के परिणाम स्वरूप स्त्री मुक्ति की ललकार, गीता संग्रह, ज्योती म्हापसेकर का लिखा नुक्कड़ नाटक मुलगी झाली हो, बेटी पैदा हुई जी, और मुखपत्र प्रेरणादायक ललकारी जैसे उपक्रम प्रारंभ हुए। उसके साथ ईयर 1977 में पुणे में सौदामिनी राव द्वारा प्रस्तावित स्त्री मुक्ति आंदोलन समिति की स्थापना हुई। बाइजा नामक द्विमासिक औरंगाबाद में स्त्री उवाच, मैत्रीण स्त्री अन्याय विरुद्ध मंच, कोल्हापुर में महिला दक्षता समिति, नाशिक में महिला हक्क, लातूर में नारी प्रबोधन मंच जैसे अनेक ऐसे दल बन गए। ऐसे इस तरह संपूर्ण महाराष्ट्र में दहेज विरुद्ध संरक्षण समितियाँ इनकी स्थापना हुई। धुले में स्त्री अत्याचार विरुद्ध परिषद का आयोजन किया गया। इस तरह से महिलाओं में प्रबोधन होता गया, महिलाओं के विचारों में प्रबोधन होता गया। विद्या बाल्स प्रेडिकल्स नारी समता मंच अँड मिळून साऱ्या जणी ॲज ऑल्सो दी वर्क ऑफ समाजवादी महिला सभा अँड दी क्रांतिकारी महिला संघटना वेअर of great help in dealing with women's issues. The employment guarantees scheme in Maharashtra also helped to empower women. मतलब स्त्रियों की समस्या के संदर्भ विद्यापाल का नारी समता मंच और मिळून साऱ्या जणी मतलब मिलकर सभा, ऐसे पत्रिकाओं का समाजवादी महिला सभा, क्रांतिकारी महिला संगठना का भी कार्य महत्वपूर्ण रहा। महाराष्ट्र में चलने वाली रोजगारी गारंटी योजना के महिला सशक्तिकरण में बहुत सहयोगी प्रदान प्राप्त हुआ, बहुत ही अच्छा सहयोग मिला। उसके साथ साथ प्रमिला दंडवते established the Mahila Dakshata Samiti in Delhi in 1976. Branches of the Samiti came up in the states of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Odisha, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Punjab. The Communist Party established the Akhil Bharatiya Janwadi Mahila Sangatna in 1980. Efforts were made
to start branches of this organization in all parts of India. The Sanghatna started struggles against issues like dowry, female porosity, domestic abuse. Research on women's issues was undertaken at various levels. Women studies centers were started at the first women's university, the Srimati Natibai Damodar. Takreshi. नातीबाई दामोदर ठाकरशी SNDT विद्यालय या तो SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी मुंबई एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी पुणे एंड शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर. These centers played an important role in critical analysis and in developing a visions on women's issue. तो देखिए बच्चों, प्रमीला दंडवते ने 1976 में दिल्ली में महिला दक्षता समिति की स्थापना की और उसी समिति में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब में इन सारे स्टेट में इन समितियों की शाखा मतलब इनके ब्रांचेस चालू हो गए. कम्युनिस्ट पार्टी ने 1980 में अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन की स्थापना की. इस संगठन के संपूर्ण में शाखाएं खोलने के प्रयास हो गया. मतलब इस संगठन में दहेज, स्त्री भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, स्त्रियों पे होने वाला अत्याचार, इन समस्याओं पर संघर्ष प्रारंभ हो गया. चर्चा चालू हो गई. महिलाओं से संबंधित विविध समस्याओं पर शोध कार्य चालू हो गया. भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय, मुंबई टाटा समाज विज्ञान संस्था मुंबई, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर में महिला अध्ययन केंद्र, इस तरह के केंद्र स्थापित किए गए. आलोचना और दृष्टि नामक के केंद्रों के भी इस समस्या के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. मतलब इस तरह महिलाओं में जैसे प्रबोधन हो गया, उनके विचारों में प्रबोधन हो गया, इस तरह महिलाओं से संबंधित जो समस्याएं थी, जो कठिनाई थी, उन पे विचार होने लगे, उनके समस्याओं पे हल निकालने के लिए चर्चा होने लगी. अनेक संगठनों के, अनेक समितियों की स्थापना की गई. तो नेक्स्ट है बच्चों लॉज फॉर वुमेन. महिलाओं के संदर्भ में कौन कौन से कानून हैं? The law enacted in 1952 rejoins women's right to alimony and their share in the father's property. Her right to Sridhan was recognized. Polygamy was made illegal and women, just like men, got the right to sue for divorce. It was a law that took one step forward concerning women's issues over the following decade. The Dowry Prohibitions Act. Dahej 1961 made both giving and talking of dowry and conjugal criminal offences. This dismantled the dowry traditions by its and further encouraged the social movement. The law alleviated the distress to women caused by the undesirable tradition of dowry. The Maternity Benefit Act, which gave women the right to get leave from work at the time of childbirth, also came into force in 1961. महिलाओं के संदर्भ में कौन कौन से कानून बच्चों तैयार हो गए, इसका हम अध्ययन करते हैं. मतलब ईयर 1952 में इसमें जो कानून किया गया, भारत सरकार ने हिंदू स्त्रियों को गुजारा भत्ते का अधिकार दिया जो कानून बनाया गया. और उसके साथ साथ पिता की संपत्ति में हिस्सा का अधिकार भी दिया गया. पिता की जो भी प्रॉपर्टी थी, धन था, उसमें बराबर का अधिकार प्राप्त हुआ.
बहुपत्नीत्व प्रणाली समाप्ति हुई और पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी संबंध विच्छेद मतलब तलाक का अधिकार दिया गया। उसके साथ साथ महिलाओं के विषय में एक कदम आगे भी बढ़ा नेक्स्ट में महिलाओं के बारे में एक कदम आगे बढ़ने वाला एक और कानून बन गया। वह कानून था दहेज प्रतिबंधित कानून 1961। इस कानून के अनुसार दहेज लेने वाला अथवा मांगने वाला फौजदारी अपराध माना गया। दहेज प्रथा का उन्मूलन या तो उसका उल्लंघन करने के बाद या तो उसको कोई दहेज प्रथा का कोई मजाक उड़ाए या तो विरोध करे तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देने का कानून बन गया। इस कानून के कारण दहेज जैसी अनिष्ट प्रथाओं के कारण महिलाओं को होने वाले जो अत्याचार थे, दी जाने वाली यंत्रणाएं कम हुई और आगे चलकर महिलाओं को प्रसूति का अवकाश प्राप्त कराने वाला प्रसूति सुविधा अधिनियम मतलब मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 अस्तित्व में आया। इस अधिनियम द्वारा महिलाओं को प्रसूति के अवकाश का अधिकार मतलब डिलीवरी के टाइम प्रसूति के टाइम महिलाओं को छुट्टी और उसका जो भी पेमेंट है वो मिलता जाएगा, लेकिन उनको रेस्ट के लिए महिलाओं के लिए जो ये कायदा है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट वो 1961 में लागू हो गया बच्चों। इस तरह अपनी महिलाओं के लिए कानून अपने संविधान से मिले हैं। देन नेक्स्ट है अवेयरनेस अगेंस्ट द dowry traditions. Even after the enactment of the anti-dowry law, innocents like woman burns to death at Saripallu catches fire while cooking and woman slips into well while washing clothes. Drowns and dies continue to be reported. Investigations still revolve dowry to be the most frequent case of such deaths. The role of the police and the administrations and judiciary were highlighted. The created greater awareness. As a result, the Dowry Prohibitions Act came into force in 1984. In 1988, 2,209 women died victim to the dowry traditions. In 1990, the number of dowry deaths was 4835, and in 19 will impress upon the seriousness of the issues. फैमिली मतलब दहेज प्रथा के विरुद्ध किस तरह जन जागृति की गई। दहेज प्रतिबंधक कायदा मतलब कानून जो लागू हुआ, फिर समाचार पत्रों में न्यूज़ पेपर में छपने लगा। रसोई बनाते समय पल्लों में आग लगने से महिला की मृत्यु हो गई, अथवा कपड़े धोते समय फिसल कर महिलाओं की मृत्यु हो गई। उसके साथ साथ कपड़े धोते समय फिसलकर कुएं में गिरने से महिलाओं की मृत्यु हो गई। इस सारी घटनाओं में जांच पड़ताल होने लगी और दहेज का कारण कई बार प्रकाश में आया गया। इस प्रथा को लेकर पुलिस प्रशासन न्याय व्यवस्था ने अपनी जो भी है भूमिकाएं निभाई और इस तरह समाज में जन जागृति हो गई। 1984 में दहेज प्रतिबंधक सुधारक अधिनियम कायदा अस्तित्व में आया और 1988 में 2209 महिलाएं, वर्ष 1990 में 4835 महिलाएं मतलब और 1993 में 5373 महिलाएं दहेज की शिकार बनी गई। और इस तरह के आंकड़े देखते समय दहेज समस्या की ज्वलंतता हमारे समाज में आ सकती है। मतलब देखिए, दहेज में अभी भी बहुत सारे ऐसे कि बहुत सारे इलाकों में या तो बहुत सारे ऐसे स्टेट में जगह पे लेते हैं, लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि दहेज प्रतिबंधक कायदा
लागू है, अपने संविधान में लागू किया है। तो कुछ ऐसा आपको भी बच्चों या तो अपनी लाइफ में फ्यूचर में कुछ ऐसे दिखाई दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट सबको एक्शन लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी हम पढ़ते हैं उसको हम आचरण में लाना सीखेंगे, तभी तो हम पढ़ने का सच में मतलब समझ में आया, ऐसा कह सकते हैं। अभी फैमिली कोड्स 1984 मतलब पारिवारिक न्यायालय, फैमिली कोड्स 1984 family courts were established to resolve conflicts arising out of difference within marriage, as well as issues such as alimony, single parenthood, separation, care of children, and ownership, which are all related to the family situation. These family courts give priority to mutual understanding over witness and evidence out, and consulars or lawyers emphasis is on resolving issues quickly but justly. मतलब जो पारिवारिक फैमिली मैटर थे, मतलब 1984 में विवाह के बाद उत्पन्न होने वाले जो अपने फैमिली मैटर्स होते हैं उसमें आता है गृहस्थी का फैमिली मैटर, मतलब जब घर घर में होने वाली परेशानी या उनके संबंधित कारण जो निर्माण होने वाले थे उसके प्रश्न, उसके साथ साथ गुजारा भत्ता, एकल पालकत्व, मतलब इन सारी समस्याओं को मतलब सेपरेट रहना, संतानों का पालन पोषण और स्वामित्व जैसे पारिवारिक समस्याओं से संबंधित विवादों का हल निकालने के लिए फैमिली कोर्ट का स्थापना की। और इस न्यायालय में गवाही, सबूत और जांच पड़ताल करने के लिए स्थान पर समझदारी और वकीलों के साथ पर समुपदेशों को प्रधानता दी गई है, मामलों को शीघ्र गति से परंतु प्रणाली के आधार पर हल करने के लिए, मतलब उससे रिलेटेड जो भी कायदे हैं इसमें किए गए, क्योंकि आफ्टर मैरिज, विवाह के बाद औरतों के साथ बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती थी, चाहे या फैमिली में औरतों के साथ कहने मतलब बोलने से अच्छा है कि फैमिली पे जो भी मैटर होते थे, मतलब जॉइंट फैमिली में रहना, उसके साथ साथ एक दूसरे में फाइटिंग होना, झगड़े होना, इससे जो भी उनकी परेशानियां हैं उसके क्या जड़ है, इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होते थे वो फैमिली कोर्ट में सॉल्व कर किए जाते थे। देन नेक्स्ट है ट्रायल इन्वॉल्विंग अलार्म, मतलब गुजारा भत्ता का मुकदमा, मतलब 1985। टुडेज बच्चों इतना ही आज हम पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करती हूँ मैं, लेसन थोड़ा बड़ा है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेसन और इसके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड करती हूँ। थैंक यू बच्चों, आप एक बार और रीड कीजिए अच्छे से, और जो भी मीनिंग है समझा के लीजिए, और जो भी महिलाओं से रिलेटेड जो भी सच में जो एक्ट है, जो बनाए गए कायदे हैं, कानून है, उससे उसकी पढ़ाई आप अच्छे से कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।